फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिषेक आंखें बंद किए हुए ही उन गांव वालों की बातें सुनने की और समझने की कोशिश करने लगा। अब आगे उन लोगों की बातों से ये समझ में आ रहा था उसे कि उन लोगों ने लोकल पुलिस और पास के ही आर्मी कैंप में खबर कर दी थी, क्योंकि मेरी वेशभूषा पठानों जैसी थी और उन लोगों को मैं कोई पाकिस्तानी लग रहा था जो या तो जानबूझकर या फिर धोखे से झेलम के उस पार आ गया था। पर मेरे शरीर के जख्म उन लोगों को मेरे पाक जासूस होने की तरफ इशारा कर रहे थे। मुझे खाने को थोड़ा सा खाना दिया गया और मेरे जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाया गया। मैं दर्द में था और अपनी आंखें बंद किए एक तरफ बैठा हुआ था कि मुझे पुलिस सायरन सुनाई दिया। उस दिन समझ में आया कि पब्लिक पुलिस को अविश्वास की नजरों से क्यों देखती है। वो लोग मेरी किसी भी बात को सही से ना तो सुन रहे थे और मानने का तो सवाल ही नहीं था। वो लोग जबरदस्ती मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित करने में लगे हुए थे। मैं सही से बोलने की हालत में नहीं था तो उन लोगों का विरोध कैसे कर पाता। करीब आधे घंटे तक वो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल जवाब करते रहे और मैं बस उनसे एक ही बात कह रहा था, प्लीज एक बार आप मेरी हेडक्वार्टर पर मेजर सोलंकी से बात करवा दो। मेरी बार बार मेजर सोलंकी से बात करने की जिद पर उनमें से एक ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार तेरी बात करवा ही देते हैं मेजर सोलंकी से। थोड़ी देर में आर्मी की एक गाड़ी वहां रुकी और उसमें से कुछ लोग अंदर आए। उन लोगों को देखकर मैं तो जैसे रोते रोते हंस पड़ा। पता है उन लोगों में कौन कौन था? रिया ने सर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं। सौरव, संजय और मेजर सोलंकी और 2 जवान और थे। मुझे सही सलामत जिंदा देखकर उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था और मुझे अभिषेक एक गहरी सांस लेते हुए हल्के से मुस्कुराने लगता है। मुझे तो पूछो ही मत कितने महीनों के बाद सुकून मिला था। इतना सुकून तो अपने जिंदा होने के एहसास पर भी नहीं मिला था मुझे। उन सब ने पुलिस को बताया, ये हमारा लापता जवान है जो एक इनकाउंटर में घायल होकर लापता हो गया था। जब मैंने उन लोगों को अपनी आप बीती सुनाई तो वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और साथ ही इमरान और उसके परिवार के लिए बहुत सारा प्यार और आभार था। पुलिस अपनी खाना पूर्ति करके चली गई और मैं अपने साथियों के साथ पहले जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती रहा, पर मेरी कंडीशन तब भी क्रिटिकल ही थी तो वहां से मुझे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। सौरव तब से ही मेरे साथ था। रिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो तो अब तक सोच रही थी वही कितने दुख कितनी तकलीफ उठा रही थी, पर अभिषेक ने जो झेला था उसके सामने तो वो सब कुछ भी नहीं था। उसे अभिषेक के ऊपर इतना फक्र महसूस हो रहा था कि उसने अभिषेक को सल्यूट किया और कहा कि मुझे हमेशा से आर्मी मैन पसंद थे। शायद उनकी यूनिफॉर्म, उनका लाइफस्टाइल, उनका डिसिप्लिन रीजन था अब तक, पर आज मैंने जो भी जाना है तुमसे उसके बाद तो अब तुम मेरे लिए डिवोशनल हो गए हो। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों जवान न जाने कितना कुछ झेलते हैं, तब जाकर हम लोग इतने चैन से रहते हैं। मुझे बहुत फक्र है कि मैं तुम्हारी जीवन साथी बनूंगी। तुम मेरे रियल लाइफ हीरो हो अभिषेक। लव यू सो मच अभिषेक, सो मच। अभिषेक ने रिया को गले लगा लिया। अच्छा अब चलें, रिया ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से सब बताने के साथ कुछ और भी दिखाने लाया था। याद है ना, मैंने कहा था कल तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मैं। अभिषेक ने कहा, हाँ कहा तो था, बताओ क्या सरप्राइज है। उसने उसके हाथ में एक लेटर रख दिया। रिया ने अभिषेक को पूछा, इसमें क्या है? अभिषेक ने हंसते हुए कहा, खुद ही देख लो। रिया ने उस एनवलप को ओपन किया और उसमें से एक लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल फैल गई। अभिषेक की पूरी यूनिट का ट्रांसफर सेक्टर से पंजाब के चंडीगढ़ हेडक्वार्टर कर दिया गया था। इसका मतलब अब एक बार फिर से हम साथ में रहेंगे, सौरव और तुम और मैं और मोनिका। रिया ने खुश होते हुए कहा। अभिषेक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्मी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और एज ए प्रमोशन अब मैं यूनिट का ग्रुप कैप्टन हूँ और अपनी यूनिट को सारी कमांड मैं ही दूंगा। रिया ने कहा, ये तो खुशी की बात है, चलो ना घर पर सबको बताते हैं, सब बहुत खुश होंगे। अभिषेक ने रिया को अपनी तरफ लाते हुए कहा, चलेंगे भी और बताएंगे भी, पर क्या? रिया ने पूछा। पहले मेरे पास तो रहो थोड़ी देर, जब से आया हूँ कोई ना कोई घेरे ही रहता है और कभी टाइम नहीं मिलता है हम दोनों को। कब से तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अभिषेक ने मुंह बना लिया। रिया ने कहा, देर हो रही है, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे।
सौरभ सब संभाल लेगा, पहले तुम इसे देखो, ये कितना परेशान है। अभिषेक ने रिया का हाथ अपने सीने के बाईं तरफ रखते हुए कहा, तुम्हारे बिना इसे कैसे मैंने समझाया है, कैसे इसे मनाया है, मैं ही जानता हूँ। रिया की आंखों में नमी आ गई, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अभिषेक के सीने पर सर रख लिया और अपने एक हाथ को उसके दिल के ऊपर रख दिया। अभिषेक ने भी अपना एक हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। अभिषेक ने आहिस्ता से रिया को अपने घेरे में कस लिया और उसके माथे को हल्के से छू लिया। रिया उसके घेरे में और समा गई। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। अचानक से रिया के फोन पर भाभी कॉलिंग फ्लैश होने लगा। रिया ने फोन पिक किया और उधर से भाभी के रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रिया बस इतना ही समझ पाई कि दीपक को किसी ने किडनैप कर लिया है और आज शाम तक का वक्त दिया है। दीपक की रिहाई की कीमत है रिया। रिया के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ना और समझ में आना बंद हो गया था। अभिषेक ने उसे एक जगह सही से बिठाया और फोन लेकर उसने भाभी से बात की। भाभी ने उसे बताया विक्की का फोन आया था। वो कह रहा था अगर दीपक की सलामती चाहते हो तो रिया को अकेले ही पहाड़ी वाले मंदिर पर भेज देना। पुलिस को बताया या फिर कोई और होशियारी की तो रिया तो वापस मिलेगी नहीं, पर दीपक भी जान से जाएगा। इतना बताते हुए भाभी फिर से रोने लगी। अभिषेक ने रेखा से कहा, प्लीज दी मत रोइए, मैं बस अभी निकलता हूँ रिया के साथ में। मैं जीजू को कुछ भी नहीं होने दूंगा और रिया को तो वो हाथ ही नहीं लगा पाएगा। अभिषेक ने रिया को अपने साथ लिया और बाइक स्टार्ट करके उसने उसे घर की तरफ मोड़ लिया। जहां अभी तक चहल पहल और रौनक छाई हुई थी, अब उसी घर में मातम जैसा पसरा हुआ था। सौरभ और मोनिका भी बाहर गए हुए थे। रेखा ने अभिषेक से सौरभ को बताने के लिए मना किया क्योंकि वो दोनों बस अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। वो दोनों तो वैसे भी अपनी निजी जिंदगी कुछ जी नहीं पा रहे थे। आज जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है तो मैंने ही उन दोनों को कहा कि कहीं घूम फिर आओ। अभिषेक ने कहा, दी अभी मुझे सौरभ की जरूरत पड़ेगी। मैं रिया के पीछे पहाड़ी वाले मंदिर में जाऊंगा तो मेरे पीछे यहाँ आपकी सभी सेफ्टी के लिए सौरभ का होना बेहद जरूरी है। इस काम के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अभिषेक ने कुछ सोचते हुए कहा, पर अभिषेक, विक्की ने रिया को वहाँ अकेले आने के लिए बोला, तुम्हारे साथ जाने से कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। रेखा ने अपनी शंका जाहिर की। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब मैं दुश्मन की सेना को बेवकूफ बना सकता हूँ तो ये विक्की क्या चीज है। वैसे सच में कोई मुझे बताएगा कि ये विक्की है कौन और जीजू की रिहाई के बदले उसने रिया को पहाड़ी वाले मंदिर पर क्यों बुलाया है। अभिषेक ने रिया और रेखा दोनों की तरफ देखते हुए कहा, विक्की मेरे कॉलेज में मेरे ही सेमेस्टर में पढ़ता है। तुम्हारे बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था और मेरा मन बहुत परेशान रहता था। तो बस कुछ समय काटने की गरज से मैंने और मोनिका ने 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था। ये विक्की वही मिला था मुझे। जब भी मौका मिलता था उसे मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता, कभी अपने बाप के नाम पर तो कभी अपनी गुंडागर्दी के दम पर मैंने उसे बस यूं ही समझकर जाने दिया। अभी होली के लगभग 10-12 दिन पहले ये मुझे कॉलेज में मिला था तो मुझसे बदतमीजी करने लगा। तब तो प्रिंसिपल सर ने भी उसे डांटा था, पर तुमने तो बताया था कि मोनिका तुम्हारे साथ रहती थी। फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये कॉलेज में हर जगह तुम्हारे पीछे घूमता फिरे और तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे। अभिषेक ने पूछा। रिया ने बताया कि उस दिन मोनिका की तबीयत सही नहीं थी, वो मेरे साथ में कॉलेज नहीं आई थी। उस दिन के बाद फिर ये 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं आया और फिर एक दिन शाम को तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ये अपने पापा के साथ घर आया था अपनी और मेरी शादी का शगुन लेकर, पर भैया ने उसे और उसके पापा को साफ शब्दों में मना कर दिया था और वो इस बात का बदला लेगा। ऐसा मुझे और मोनिका को उसके ही एक दोस्त रवि ने बताया था हम दोनों को। जब हम दोनों अगले दिन कॉलेज गए थे, मुझे लगता है कि शायद शादी के लिए इनकार करने पर ही विक्की ने भैया को किडनैप किया है और उसके बदले में मुझे वहां बुलाया है। रिया ने अभिषेक को पूरी बात समझाई। अभिषेक एक चेयर पर बैठ गया और बोला, इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मेरे ना होने पर ही ये सब हो गया। अगर मैं समय से आ जाता तो तुम्हें कॉलेज अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और ना ही विक्की जैसे घटिया इंसान से तुम्हारा आमना सामना होने की नौबत आती। रेखा ने उसे समझाया, खुद को दोष देना बंद करो अभिषेक।
विक्की जैसे लिच्चड़ इंसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कहीं अंगेज्ड है या नहीं, वो अपनी जिद को प्यार समझ बैठा है। पर अगर उसकी जिद यही तक रहती तो भी ठीक थी, लेकिन उसने रिया के भैया को किडनैप करके अपराध किया है और अपराध करने वाले को सजा मिलती है। अभिषेक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं दी, विकी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक मुझे और मेरे सबक को नहीं भूलेगा। तब तक सौरव और मोनिका भी आ गए थे। सौरव को जब सब पता चला तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने अभिषेक से कहा, चल आज इस विक्की के सर से आशिकी का भूत उतारते हैं चलकर। अभिषेक ने उसे कहा, सौरव तू यहीं पर रहे, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए जो कि माँ, दी और मोनिका की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। अब वो खुद अपने ही बने हुए जाल में फंसेगा। उसने रिया से अपनी प्लानिंग बताई और सौरव से कहा कि बी अलर्ट, हो सकता है मुझे तेरी जरूरत पड़े तो तुझे इन लोगों को कहाँ लेकर आना है ये तू अच्छी तरह से जानता है। रिया थोड़ा परेशान लग रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।